सीरीज की शुरुआत एक बेहद खुशहाल फैमिली से होती है जो अपने 4 बच्चों का पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। ये चारों बच्चे एक साथ पैदा हुए थे, 3 लड़के और 1 लड़की, जिनके नाम रेन, डियोन, यूरी और लॉरा हैं। इस तरह के क्वाड्रुप्लेट्स का जन्म बेहद रेयर माना जाता है, इसलिए उनके आने से पूरे परिवार में बहुत खुशी थी। समय के साथ चारों भाई बहन बड़े होने लगते हैं और उनके बीच बहुत गहरा बॉन्ड बन जाता है। वे साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं और हर काम में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनके पिता भी उनके बचपन के हर छोटे बड़े पल को कैमरे में रिकॉर्ड करते रहते हैं ताकि ये मेमोरीज हमेशा उनके पास रहें। जब चारों 8 साल के होते हैं तो उनके बर्थडे पर लॉरा के एक गिफ्ट को लेकर उनके बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है। चारों गिफ्ट को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन तभी उनके माता पिता उन्हें रोक देते हैं। उनकी माँ प्यार से समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कभी एक दूसरे से लड़कर मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका आपसी रिश्ता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। इसके बाद चारों फिर से खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और अपनी अपनी विश मांगते हैं। सबसे बड़ा रेन चाहता है कि एक दिन वह साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट बने ताकि देश को बेहतर बना सके और अपने सपने पूरे कर सके। डियोन कहता है कि वह अपने दम पर पूरी दुनिया जीतना चाहता है, जबकि यूरी की बहुत सिंपल विश है कि उसे सोने के लिए अपना अलग बेड मिले। लेकिन लॉरा अपनी विश खुद के लिए नहीं मांगती, वह अपनी माँ के लिए विश करती है और कहती है कि 8 साल पहले उन चारों को जन्म देते समय उनकी माँ ने बहुत तकलीफ सहन की थी। उसकी बात सुनकर उनकी माँ काफी इमोशनल हो जाती है और बस यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश और सेफ रहें। कई साल गुजर जाते हैं और चारों एक लविंग फैमिली में अपने केयरिंग पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं। एक सुबह रेन हमेशा की तरह रनिंग करके घर लौट रहा होता है। तभी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर उसकी नजर एक अनजान लड़की पर पड़ती है जो मूविंग ट्रक से अपना सामान उतरवा रही होती है। बिल्डिंग का डोरमैन रेन को बताता है कि वह हाई स्कूल स्टूडेंट है और अभी अभी यहाँ अकेले रहने आई है। रेन को पता चलता है कि लड़की ने उसके अपार्टमेंट के बिल्कुल बगल वाला अपार्टमेंट लिया है। डोरमैन दोनों की इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करते हुए लड़की को बताता है कि रेन बहुत हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन लड़की उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं देती और सीधे अंदर चली जाती है। रेन भी उसके पीछे एलिवेटर में चला जाता है और उसका सामान उठाने में मदद ऑफर करता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है कि उसे पसंद नहीं जब कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए। दोनों अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं तो रेन कैजुअली उससे कहता है कि अब वे नेबर्स हैं, इसलिए अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वह उससे मदद मांग सकती है। लेकिन लड़की बिना कुछ बोले अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। रेन भी घर लौटकर अपने परिवार को नई पड़ोसी के बारे में बताता है और खास तौर पर यह भी कहता है कि वह देखने में काफी खूबसूरत और अलग सी लगती है। उसी दिन थोड़ी देर बाद डियोन को याद आता है कि उसकी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। वह ब्रेकफास्ट किए बिना जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखकर उसकी नजर उसी नई लड़की पर पड़ती है। वह अपने बाल बांध रही होती है और डियोन कुछ देर तक उसे देखता ही रह जाता है। तभी लड़की की नजर उस पर पड़ जाती है। डियोन घबराकर पीछे हटता है और गलती से दरवाजे के पास रखा एक फोटो फ्रेम गिराकर तोड़ देता है। लड़की बाहर आती है तो डियोन तुरंत कहता है कि वह नया फ्रेम खरीद देगा और नुकसान के पैसे भी दे देगा, लेकिन लड़की कहती है कि वह वैसे भी उसे फेंकने वाली थी। डियोन ब्रोकन ग्लास साफ करने की बात करता है, लेकिन वह इसके लिए भी मना कर देती है, इसलिए डियोन वहां से चला जाता है। इसी दौरान लड़की की माँ बिल्डिंग में आती है और डोरमैन से ऊपर जाने के लिए कहती है। यहीं पता चलता है कि उस लड़की का नाम कोई है। उसकी माँ उसे नीचे आते देखकर आवाज देती है। तभी पास खड़ा डियोन भी जैसे उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई सिर्फ उसकी तरफ एक नजर डालती है और आगे बढ़ जाती है। उसकी माँ दोनों के बीच की ये छोटी सी इंटरैक्शन नोटिस करके पूछती है कि वह लड़का कौन था। कोई जवाब देती है कि वह उसे जानती नहीं, बस उसका नेबर है। इसके बाद कोई अपनी माँ के साथ अपार्टमेंट में जाती है। उसकी माँ पूछती है कि वह यहाँ ठीक से सेटल हो गई है या नहीं, लेकिन कोई ठंडे तरीके से कह देती है कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद उसकी माँ कुछ देर वहीं रहती है, जबकि कोई स्कूल के लिए तैयार होती है। निकलते समय कोई पूछती है कि क्या उसकी माँ भी उसके साथ चल रही है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे हैं, इसलिए उसे ज्यादा रेस्ट करना पड़ता है। कोई अकेले स्कूल के लिए निकल जाती है। नई क्लास में टीचर कोई को बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि रेन, डियोन और यूरी भी उसी की क्लास में पढ़ते हैं। तीनों उसे देखकर खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि शायद स्कूल में साथ रहने से धीरे धीरे वे उससे दोस्ती कर पाएंगे। क्लास के बाद टीचर रेन से कहती है कि वह नई स्टूडेंट होने की वजह से कोई को स्कूल के अलग अलग एरियाज दिखा दे। ब्रेक में रेन उसके साथ घूमते हुए स्कूल की फैसिलिटीज समझाने लगता है, लेकिन कोई बीच में ही उसे रोककर कहती है कि उसने उससे मदद मांगी ही नहीं थी और फिर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रेक के बाद जब कोई वापस क्लासरूम में आती है तो वहाँ सिर्फ यूरी बैठा होता है। वह उससे पूछती है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, लेकिन यूरी कोई जवाब नहीं देता। तभी यूना नाम की एक लड़की वहाँ आती है और बताती है कि बाकी क्लास म्यूजिक लेसन के लिए गई है। बाहर जाते हुए यूना कोई को यूरी के
बारे में बताती है कि वह पिछले 1 साल से किसी से बात नहीं करता। उसके साथ एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया। ये सुनकर कोई को उसके लिए बुरा लगता है। वहीं म्यूजिक क्लास के दौरान यूरी की आंख लग जाती है और उसे फिर वही सपना दिखाई देता है जिसमें एक लड़की ब्रिज से नदी में कूद रही होती है। स्कूल के बाद कोई और भाइयों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि उसका बिहेवियर गलत था, लेकिन कोई गुस्से में सामने वाले पर हमेशा खुद को सही और राइटियस दिखाने का आरोप लगाकर वहां से चली जाती है। जब वह अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचती है तो बाहर उसका स्टेप फादर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह कोई को उसकी माँ को परेशान करने के लिए डांटता है। कोई उसकी बात इग्नोर करती है और तभी उसकी माँ भी नीचे आ जाती है। दोनों उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई साफ मना कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि वह बार बार उससे मिलने यहाँ न आया करे। इसके बाद वह दोनों को छोड़कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अपने अपार्टमेंट पर रुकने के बजाय कोई सीधे रूफटॉप की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर पुरानी पेनफुल मेमोरीज उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। उसे अपना बचपन याद आता है जब उसके पिता ने घर छोड़ने का फैसला किया था। जाते समय उन्होंने कोई से कहा था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि जब उन्होंने जाने का फैसला कर ही लिया है तो बच्ची को झूठी उम्मीद न दें। उसके पिता आखिरकार चले गए और छोटी कोई रोते हुए उन्हें पुकारती रही, उम्मीद करती रही कि शायद वह वापस मुड़ेंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। इन्हीं मेमोरीज के बीच साफ हो जाता है कि कोई रूफटॉप पर अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से आई थी। दूसरी तरफ यूरी अचानक फिर उसी लड़की की इमेज देखता है जो उसके सपनों में ब्रिज पर दिखाई देती है। उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है और वह तेजी से रूफटॉप की तरफ भागता है। सही समय पर वहां पहुंचकर वह कोई को रोक लेता है। कोई उससे कहती है कि यह उसका मामला है और उसे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूरी पहली बार उससे बोलते हुए कहता है कि वह अकेले अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जाने से कुछ लोग जरूर दुखी होंगे और उसे लेकर परेशान होंगे। कोई निराश होकर कहती है कि इस दुनिया में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर यूरी उससे वादा करता है कि अब से वह उसकी चिंता करेगा और हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। वह कोई से भी प्रॉमिस करवाता है कि वह दोबारा ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेगी। इसके बाद यूरी घर लौट आता है, लेकिन अपने ब्रदर्स या पेरेंट्स को यह नहीं बताता कि वह दोबारा बोलने लगा है और उनके सामने पहले की तरह चुप रहने का नाटक करता है। उधर उसके भाई अभी भी कोई के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी माँ को भी ये बात अजीब लगती है कि इतनी कम उम्र की लड़की अकेले अपार्टमेंट में क्यों रह रही है। अगली सुबह रेन को वही पुराना फोटो मिल जाता है जो कोई के टूटे हुए फ्रेम में था। उस फोटो से उसे कोई के बारे में एक जरूरी बात समझ आती है। बाद में वह उसके पीछे जाता है और कुछ हेजिटेशन के बाद पूछता है कि क्या बर्गर रेस्टोरेंट का ओनर उसका पिता है। सवाल सुनकर कोई कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर मान लेती है कि वही उसके पिता हैं। वह हैरान होकर पूछती है कि रेन को यह बात कैसे पता चली, तो रेन उस डिस्कार्डेड फोटो के बारे में बताता है। कोई को अफसोस होता है कि उसने फोटो को ठीक से डिस्पोज नहीं किया, क्योंकि वह अपने पिता की पहचान किसी को नहीं बताना चाहती थी। कोई रेन से प्रॉमिस करवाती है कि वह उसके पिता के बारे में किसी को नहीं बताएगा। बदले में वह भी रेन का एक सीक्रेट अपने तक रखने की बात करती है। उसे पता है कि रेन रात में चुपके से बाहर जाता है। आखिर दोनों एक दूसरे के सीक्रेट सेफ रखने पर अग्री कर लेते हैं। स्कूल के बाद घर जाते समय कोई नोटिस करती है कि यूरी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह रुककर सीधे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। यूरी कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन कोई उसे साफ कहती है कि इस तरह उस पर नजर रखना बंद करे, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं है। वह यूरी से यह भी कहती है कि वह कभी उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकता। यूरी एक ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहां उसे पेरेंट्स का प्यार, ब्रदर्स का साथ और फैमिली की वार्मथ हमेशा मिली है, जबकि कोई ने कभी ऐसी जिंदगी देखी ही नहीं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़े रेन और डियोन दोनों की बातचीत सुन चुके होते हैं और सबसे ज्यादा शौक उन्हें इस बात का लगता है कि यूरी बोल सकता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि उससे इस बारे में कैसे बात करें, क्योंकि इसका मतलब है कि यूरी जानबूझकर इतने समय से उन सबसे यह बात छिपाता आ रहा था। घर जाने से पहले कोई सुपरमार्केट से कुछ ग्रोसरीज खरीदती है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात यूना से हो जाती है। बातों बातों में यूना बताती है कि क्लास में स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि कोई और यूरी रिलेशनशिप में है, क्योंकि सुबह दोनों को साथ स्कूल आते देखा गया था। कोई तुरंत इसे डिनाई करती है और कहती है कि यूरी ही उसके पीछे आ रहा था। वह यूना से पूछती है कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, तो यूना कहती है कि सबसे हैरानी की बात यही है कि यूरी किसी से बात तक नहीं करता। कोई बताती है कि उसे यूरी की कंडीशन के बारे में पहले ही पता चल चुका है। बात आगे बढ़ती है तो कोई कहती है कि उसे लगा था इस फैमिली में सिर्फ 3 ब्रदर्स हैं, लेकिन यूना उसे करेक्ट करते हुए बताती है कि वे असल में 4 सिबलिंग्स थे। उनकी एक सिस्टर भी थी जिसका नाम लॉरा था। कोई पहले सोचती है कि शायद लॉरा किसी दूसरी क्लास में होगी, इसलिए उसने उसे नहीं देखा, लेकिन यूना जो अगली बात बताती है उसे सुनकर कोई पूरी तरह शॉक हो जाती है। लॉरा ने पिछले साल
नदी में अपनी जान दे दी थी, अब कोई को समझ आता है कि यूरी अपने सपनों में जिस लड़की को बार बार ब्रिज से नदी में जाते हुए देखता है वह कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी सिस्टर लॉरा है। उसी घटना का ट्रॉमा इतना गहरा था कि यूरी ने पूरे 1 साल तक बोलना बंद कर दिया। दूसरी तरफ डियोन यूरी से बुरी तरह नाराज होता है। वह उससे पूछता है कि अगर वह बोल सकता था तो उसने इतने समय तक पेरेंट्स को परेशान क्यों होने दिया। रेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डियोन का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है कि लॉरा उन तीनों की सिस्टर थी और उसके जाने का दुख उन सभी को बराबर हुआ। फिर सिर्फ यूरी ने खुद को इस तरह क्यों बंद कर लिया। आखिर यूरी अपने ब्रदर्स को सच बताता है। लॉरा की डेथ के बाद से वह खुद को इसका जिम्मेदार मानता आया है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, लॉरा उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यूरी अपने म्यूजिक रिहर्सल के लिए निकल गया। रिहर्सल के दौरान ही उसे खबर मिली कि लॉरा के साथ क्या हुआ है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपने पेरेंट्स और ब्रदर्स को पूरी तरह टूटा हुआ देखा। उसी दिन से उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर वह उस समय लॉरा के पास रुक जाता, उसकी बात सुन लेता और उससे बात कर लेता तो शायद वह उसे बचा सकता था। इसी गिल्ट में उसने बोलना बंद कर दिया और खुद को लगातार पनिश करता रहा। तीनों ब्रदर्स इस बातचीत के बाद काफी इमोशनल होते हैं। तभी कोई वहां पहुंचती है और सुपरमार्केट से खरीदे कुछ स्नैक्स उनके सामने रख देती है। वह ज्यादा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। तीनों को उसका ये बदला हुआ बिहेवियर थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि अब तक वह उनसे दूरी बनाए रखती थी। उधर रात होने के बावजूद तीनों ब्रदर्स घर नहीं लौटते। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए उनकी माँ लगातार परेशान हो रही होती है। उनके पिता उसे समझाते हैं कि शायद उनके देर होने की कोई वजह होगी और वे ठीक होंगे। वहीं तीनों ब्रदर्स एक गार्डन में जमीन पर साथ लेटे हुए लॉरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे आज भी समझ नहीं पाए हैं कि आखिर लॉरा ने ऐसा फैसला क्यों लिया। उसने कोई लेटर नहीं छोड़ा था और न ही ऐसा कोई साफ संकेत दिया था जिससे उन्हें उसकी वजह समझ आती। यूरी बताता है कि वह सपनों में बार बार लॉरा को देखता है। हर बार उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार लॉरा उसे बता देगी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सपना हर बार वहीं खत्म हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर काफी देर बाद तीनों घर लौटते हैं। उनकी माँ उन्हें देखते ही पहले राहत महसूस करती है और फिर इतनी देर तक परेशान करने के लिए डांटने लगती है। तभी अचानक यूरी अपनी माँ से कहता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसकी आवाज सुनते ही उसकी माँ वहीं रुक जाती है। पूरे 1 साल बाद अपने बेटे को बोलते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत उसे गले लगाकर रोने लगती है। उनके पिता भी इस पल को देखकर बेहद इमोशनल हो जाते हैं। उधर अपने अपार्टमेंट में कोई पूरे दिन हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। यूना से लॉरा का सच जानने के बाद अब उसे यूरी के बिहेवियर की असली वजह समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि यूरी उसे बचाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वह कोई में कहीं न कहीं अपनी सिस्टर को देखता है। जो काम वह लॉरा के लिए नहीं कर पाया, अब वही गलती वह कोई के साथ दोहराना नहीं चाहता। उसी रात यूरी अपने ब्रदर्स को रूफटॉप वाली पूरी बात बता देता है कि उसने कोई को किस हालत में देखा था और कैसे उसने उसे रोक लिया। इसके बाद तीनों ब्रदर्स मिलकर फैसला करते हैं कि अब से वे कोई का ध्यान रखेंगे। कोई उसे परेशान करे तो उससे भी बचाएंगे और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वह दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई फैसला न करे। अगले दिन स्कूल में जिंग नाम की लड़की जो कोई के पीछे बैठती है, टीचर से अपनी सीट बदलने को कहती है क्योंकि वह कोई के पास नहीं बैठना चाहती। पूरी क्लास के सामने ऐसा होने से कोई अनकंफर्टेबल हो जाती है और चुपचाप सिर नीचे कर लेती है। तभी यूरी अपनी जगह से उठता है और बिना ज्यादा कुछ कहे जिंग की सीट ले लेता है, जिससे अब वह कोई के ठीक पीछे बैठ जाता है। इससे क्लास में दोनों को लेकर चल रही रूमर्स और भी बढ़ जाती हैं। ब्रेक में कोई यूरी के साथ बैठी होती है और उसके हेडफोन्स उठा लेती है। तभी उसे पता चलता है कि हेडफोन्स में कुछ चल ही नहीं रहा। यूरी बताता है कि वह उन्हें सिर्फ इसलिए पहनता है ताकि लोग समझें कि वह म्यूजिक सुन रहा है और उससे बात करने की कोशिश न करें। ये सुनकर कोई मुस्कुराती है और कहती है कि वह भी अक्सर ऐसा ही करती है क्योंकि उसे भी लोगों से बेवजह बातचीत करना पसंद नहीं। इसके बाद वह सुबह उसके लिए स्टैंड लेने पर यूरी को थैंक यू भी कहती है। दिन गुजरने के साथ यूरी, रेन और डियोन लगातार कोई के आसपास रहने लगते हैं। वे बिना उसके मांगे भी छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। शुरुआत में कोई को यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वह तीनों के साथ कंफर्टेबल होने लगती है और पहली बार किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना शुरू करती है। एक दिन तीनों की माँ कोई के अपार्टमेंट पर आती है और उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वह उनके साथ फैमिली की तरह खाना खा सके। लेकिन कोई मना करते हुए कहती है कि उसे अकेले खाने की आदत है। उनकी माँ उसे फोर्स नहीं करती, वह उसके लिए बनाया हुआ खाना दरवाजे पर दे देती है और उसे अपने बेटों की दोस्त बनने के लिए सिंसियरली थैंक करती है। वह कहती है कि बहुत लंबे समय बाद पहली बार उसे अपने बेटों को लेकर थोड़ी शांति महसूस हो रही है। अगले दिन स्कूल में डियोन अपनी आने वाली कंपटीशन के लिए कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वही पुरानी प्रॉब्लम फिर सामने आती है। रेस
रेस के बीच में उसकी स्पीड अचानक कम होने लगती है। कोच बार बार उसे डांटता है और डियोन खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर वह हर बार बीच में क्यों रुक जाता है। उधर जिंग एग्जाम की तैयारी के लिए रेन से उसके नोट्स का पहला चैप्टर मांगती है। उसका कहना है कि अब उसके पास खुद पूरा चैप्टर तैयार करने का टाइम नहीं है। रेन पहले उसकी मदद के लिए मान जाता है और क्लास में नोटबुक दे देता है, लेकिन जिंग खोलकर देखती है तो पहले चैप्टर वाला पेज ही फटा हुआ होता है। वह बिना कुछ जाने तुरंत कोई पर शक करती है और पूरी क्लास के सामने उस पर आरोप लगाने लगती है। फिर जिंग सबके सामने ये भी कह देती है कि कोई को अपने पुराने स्कूल से इसलिए ट्रांसफर होना पड़ा क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट की मौत के लिए लोग उसे जिम्मेदार मानते थे। ये सुनकर कोई पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। वह कुछ बोल भी नहीं पाती और परेशान होकर क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। यूरी तुरंत उसके पीछे जाता है। वह उससे कहता है कि चाहे कोई को उसकी बातें कितनी भी इरिटेटिंग क्यों न लगें, वह उससे बार बार पूछता रहेगा कि आखिर उसके अंदर इतना दर्द क्यों है और वह अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में क्यों सोचती है। जब तक कोई खुद तैयार होकर उसे सब कुछ नहीं बता देती, वह उसका साथ छोड़ने वाला नहीं है। यूरी उससे कहता है कि चाहे उसकी बातें कोई को कितनी भी अनोइंग क्यों न लगें, वह फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जब भी कोई अपने दिल की बात बताने के लिए रेडी होगी, वह बिना जज किए सब सुनेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहती, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि यूरी सच में उसकी मदद करना चाहता है। घर जाते समय कोई की नजर रेन पर पड़ती है, जो अकेला खड़ा अपने पेंसिल केस में कुछ देख रहा होता है। पहले उसे लगता है कि शायद वह सिगरेट छुपा रहा है, इसलिए वह उसके पास जाकर पेंसिल केस देखती है, लेकिन अंदर उसे वही फटा हुआ पेज मिलता है जिसके लिए जिंग ने पूरी क्लास के सामने उस पर आरोप लगाया था। कोई तुरंत रेन से पूछती है कि उसने अपनी नोटबुक का पेज खुद क्यों फाड़ा। तब रेन पहली बार उसे पिछले साल की उस घटना के बारे में बताता है। जिस दिन लॉरा की डेथ हुई थी, उस दिन स्कूल में वह काफी परेशान दिखाई दे रही थी। रेन ने नोटिस तो किया था, लेकिन उसने सोचा था कि घर पहुंचकर आराम से उससे पूछेगा कि क्या हुआ है। उसी समय जिंग ने उसे रोक लिया और स्टडी नोट्स मांगने लगी। उसकी मदद करने के लिए रेन वापस क्लासरूम चला गया, जबकि लॉरा अकेले घर के लिए निकल गई। जब रेन वापस उसे ढूंढने आया, तब तक वह जा चुकी थी और कुछ ही समय बाद उन्हें उस ट्रेजेडी की खबर मिली। उस दिन के बाद रेन के मन में भी यही गिल्ट बैठ गया कि अगर वह जिंग की मदद करने के बजाय लॉरा के साथ चला गया होता तो शायद कुछ बदल सकता था। इसी वजह से अब वह जिंग की पढ़ाई में मदद नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने जानबूझकर नोटबुक का वह पेज फाड़ दिया था। रेन की बात सुनकर कोई उसके दर्द को समझती है। वह कहती है कि उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें वह कभी किसी से शेयर नहीं करती। इस मामले में शायद दोनों एक जैसे हैं। कोई अपने तरीके से उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और फिर वहां से चली जाती है। उसी रात कोई डिनर करने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने कुछ डेंजरस लुकिंग लड़के खड़े होते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वे जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। उनकी बातों से साफ हो जाता है कि वे कोई को उसके पास्ट से जानते हैं। वे उसे धमकाते हुए कहते हैं कि वह चाहे कितनी भी दूर चली जाए या कितनी बार अपना घर बदल ले, उनसे बच नहीं सकती। बात बढ़ते बढ़ते वे कोई के साथ मारपीट करने लगते हैं और वह घायल हो जाती है। उसी समय बगल वाले अपार्टमेंट में मौजूद रेन, डियोन और यूरी उसकी आवाज सुन लेते हैं। तीनों बिना देर किए बाहर निकलते हैं और अपने फोन से पुलिस अलार्म ट्रिगर करते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर अंदर मौजूद एक लड़का घबराकर दरवाजा खोलता है और उसी पल तीनों ब्रदर्स अपार्टमेंट में घुसकर उन लोगों से भिड़ जाते हैं। उनके बीच काफी ब्रूटल फाइट होती है। रेन, डियोन और यूरी पूरी ताकत से कोई को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले लोग संख्या में ज्यादा और काफी वायलेंट होते हैं, इसलिए कुछ देर बाद तीनों ब्रदर्स भी मुश्किल में पड़ने लगते हैं। कोई ये सब देखकर खुद को जिम्मेदार मानती है कि उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से वे लोग भी घायल हो रहे हैं। तभी अचानक उनकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसके हाथ में स्टन गन होती है। उसे देखते ही अटैकर्स घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उनकी माँ कोई और अपने तीनों बेटों को घर ले आती है। वह सबके लिए गर्म खाना तैयार करती है और कोई को भी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खिलाती है। शायद पहली बार कोई किसी ऐसे घर में बैठी थी जहां उसे डर या टेंशन के बजाय वार्मथ और अपनापन महसूस हो रहा था। वह चुपचाप सबको देखती रहती है और लंबे समय बाद जेन्युइनली खुश महसूस करती है। डिनर के बाद तीनों ब्रदर्स उसे अपने रूम में ले जाते हैं और अपनी चीजें दिखाने लगते हैं। वहीं कोई की नजर एक म्यूजिक नोटबुक पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वह यूरी की है। कोई पूछती है कि क्या वह अभी भी म्यूजिक करता है, लेकिन यूरी साफ कहता है कि उसने म्यूजिक पूरी तरह छोड़ दिया है और अब उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। लॉरा के साथ जो हुआ उसके बाद से वह म्यूजिक को ही उस दिन से जोड़कर देखने लगा है, क्योंकि जिस समय लॉरा को उसकी जरूरत थी उस समय वह म्यूजिक रिहर्सल में था। रात को उनकी माँ कोई को लॉरा के पुराने रूम में ले जाती है। उसने वहाँ उसके लिए बेड तैयार
तैयार किया होता है और कहती है कि आज रात वह यहीं रुक जाए। कोई पहले मना करती है, लेकिन उनकी माँ समझाती है कि अगर वह आज उसे अकेले अपार्टमेंट में भेज देगी तो पूरी रात उसकी चिंता करती रहेगी। सिर्फ अपने मन की शांति के लिए वह चाहती है कि कोई आज उनके घर रुक जाए। उनकी सिंसेरिटी देखकर कोई आखिर मान जाती है। उस रात उनकी माँ भी कुछ समय उसके साथ लॉरा के रूम में बैठती है और अपनी बेटी की मेमोरीज शेयर करती है। लॉरा के बारे में बात करते हुए वह साफ तौर पर बहुत दुखी हो जाती है। उसे इस तरह खुलकर अपनी तकलीफ बताते देखकर कोई भी पहली बार अपने पास्ट के बारे में बात करने लगती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और अपने नए हस्बैंड के साथ 6 महीने के हनीमून के लिए यूरोप चली गई थी। इसके बाद कोई घर में अकेली रह गई। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्त को बताया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वह उसका सीक्रेट रखेगा। लेकिन उसी दोस्त ने उसके अकेले रहने की बात अपने बाकी फ्रेंड्स को बता दी। वे लड़के अक्सर ड्रिंकिंग और पार्टीज करते थे। कोई के अकेले रहने की बात पता चलते ही वे उसके घर को अपना हैंग आउट स्पॉट बनाने लगे और लगभग हर रात वहां आने लगे। कोई उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वे उस पर प्रेशर डालते रहते थे। आज उसके अपार्टमेंट में हमला करने आए लड़के भी उसी पुराने ग्रुप के थे। फिर एक रात उसका वही करीबी दोस्त नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए उसके घर आया। घर के सामने ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। लेकिन पूरी घटना का ब्लेम कोई पर डाल दिया गया। लोगों ने मान लिया कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और इसी स्कैंडल के कारण आखिर उसे अपना पुराना स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ा। ये सब सुनकर रेन की माँ कोई के साथ हुई इनजस्टिस से काफी परेशान हो जाती है। वह तुरंत उसे गले लगा लेती है। इतने समय से अपने अंदर सारी तकलीफ दबाकर रखने वाली कोई इस बार खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरे रूम में बैठे रेन, डियोन और यूरी भी उसकी आवाज सुन रहे होते हैं और अब उन्हें पहली बार अंदाजा होता है कि वह अकेले कितनी चीजों से गुजर चुकी है। अगली सुबह सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। माहौल बिल्कुल पीसफुल होता है और कोई पहली बार किसी फैमिली का हिस्सा बनकर खुद को सेफ महसूस करती है। उनके पिता भी मजाक में कहते हैं कि लगता है अब उनके परिवार में एक मेंबर और बढ़ गया है। इस छोटी सी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं और कोई के लिए भी ये मोमेंट बेहद खास बन जाता है। बाद में गार्डन में कोई उनकी माँ के साथ बैठती है और कहती है कि पहले वह उनके बेटों से जेलस हुआ करती थी, क्योंकि तीनों के पास हमेशा एक दूसरे का साथ था। उसे लगता था कि वह जन्म से ही अकेली है और उसकी पूरी जिंदगी इसी लोनलीनेस में बीती है। लेकिन अब उसे भी ऐसी चीज मिल गई है जिसे देखकर शायद दूसरे लोग उससे जेलस हों। उनकी माँ पूछती है कि ऐसी क्या चीज मिल गई, तो कोई मुस्कुराकर कहती है कि अब उसके पास भी एक लविंग मदर है जो सच में उसकी केयर करती है। ये सुनकर उनकी माँ की आंखें भर आती हैं। उस पल उसे कोई में लॉरा की झलक दिखाई देती है। उसके मन में आता है कि शायद फेट ने कोई को उनकी जिंदगी में इसलिए भेजा है ताकि वह एक बार फिर किसी बेटी को वही प्यार दे सके जो अब वह लॉरा को नहीं दे सकती। कोई के आने के बाद उनकी माँ की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लॉरा की डेथ के बाद जिन चीजों को उसने करना छोड़ दिया था, अब वह फिर से उन्हें शुरू करती है। उसका मेंटल स्टेट भी बेहतर होने लगता है और वह छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी महसूस करने लगती है। अगले दिन कोई यूरी से कहती है कि उसे फिर से म्यूजिक और सिंगिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन यूरी साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उसने म्यूजिक का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है और अब वह वापस नहीं जाना चाहता। उसी रात चारों साथ बैठे होते हैं। तभी डियोन एक और शॉकिंग बात बताता है। वह कहता है कि उसने रनिंग ट्रेनिंग छोड़ दी है और अब उस बड़ी रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसके लिए वह इतने समय से तैयारी कर रहा था। वह बताता है कि जब भी वह रेस में दौड़ता है उसे सामने लॉरा दिखाई देने लगती है, जैसे वह पुराने दिनों की तरह बैठकर उसे चीयर कर रही हो। उसी मेमोरी में उसका ध्यान टूट जाता है और वह हर बार रेस के बीच में स्लो होकर रुक जाता है। डियोन के लिए सबसे पेनफुल बात यह थी कि अब वह लॉरा को सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में देख सकता था, रियल लाइफ में नहीं। कोई अब समझ जाती है कि सिर्फ यूरी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार अभी भी लॉरा की डेथ के बाद उसी ग्रीफ में फंसा हुआ है। उन्हें इस हालत से बाहर निकालने के लिए कोई तीनों ब्रदर्स को रूफटॉप पर ले जाती है। वही रूफटॉप जहां पहली बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। वहां खड़े होकर वह उन्हें बताती है कि जब वह पहली बार यहाँ आई थी तब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन यूरी ने उसे रोक लिया और आज वह खुद जीना चाहती है। कोई उन्हें अपने स्टेप फादर के बारे में भी बताती है कि उसने कभी उसे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। वह शुरू से नहीं चाहता था कि कोई उनके साथ रहे और हमेशा उसे बर्डन की तरह देखता था। लेकिन अब कोई कहती है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी ने उसे उससे कहीं बेहतर चीज दे दी है। रेन, डियोन, यूरी और उनका परिवार। समय के साथ कोई तीनों ब्रदर्स के और करीब आती जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजनेस उसकी यूरी के साथ बनने लगती है। धीरे धीरे वह खुद भी महसूस करने लगती है कि यूरी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा और उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। कुछ समय बाद कोई को लॉरा की एक पुरानी नोटबुक मिलती है। उसे देखते हुए अचानक अंदर एक लेटर मिलता है जो लॉरा ने अपनी डेथ वाले दिन यूरी के लिए लिखा था। लेटर पढ़ते ही कोई समझ जाती है कि ये यूरी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वह तुरंत उसे लेकर उसके पास जाती है। उस लेटर से पता चलता है कि लॉरा ने यूरी के फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट की टिकट खरीदी थी। उसने कई साल तक थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था सिर्फ इसलिए ताकि वह यूरी
यूरी को ये गिफ्ट दे सके। उसने लेटर में यह भी लिखा था कि वह रेन और डियोन को इसके बारे में न बताए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दोनों को लगे कि वह यूरी को उनसे ज्यादा प्यार करती है या उन्होंने उसके लिए कम किया है। टिकट के साथ लॉरा ने यूरी के लिए खुद एक सॉन्ग भी लिखा था। अपने मैसेज में उसने उसे म्यूजिक कभी न छोड़ने के लिए कहा था और चाहा था कि वह अपने पैशन को फॉलो करता रहे। वह जेन्युइनली उसके टैलेंट पर बिलीव करती थी और चाहती थी कि यूरी अपने सपनों को पूरा करे। लेटर और कॉन्सर्ट टिकट देखकर यूरी पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आता है कि उस दिन जब वह रिहर्सल के लिए निकल रहा था और लॉरा उसे बार बार बुला रही थी, तब वह किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने नहीं बल्कि उसे यही गिफ्ट और लेटर देना चाहती थी। लेकिन यूरी ने जल्दी में उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाना बेहतर समझा था। इस सच के सामने आने से यूरी के अंदर की एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। अब उसे पहली बार समझ आता है कि उसका म्यूजिक लॉरा की डेथ की वजह नहीं था, बल्कि लॉरा खुद चाहती थी कि वह म्यूजिक कभी न छोड़े। अगले दिन रेन उस बर्गर रेस्टोरेंट में जाता है जहां कोई के असली पिता काम करते हैं। वह उनसे मिलता है और कोई के साथ पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बारे में सब बता देता है। रेन चाहता था कि इतने समय से टूटा हुआ उनका रिश्ता किसी तरह फिर से जुड़ सके। स्कूल से बाहर निकलते समय कोई सामने अपने पिता को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। उसके पिता उसके साथ चलने लगते हैं और साफ दिखता है कि अब वह दोबारा अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ दूरी पर रेन दोनों को साथ देख रहा होता है और उन्हें फिर से करीब आते देखकर उसे खुशी होती है। इसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कोई और भाइयों के एनकरेजमेंट से डियोन दोबारा रनिंग शुरू करता है और कॉम्पिटिशंस में वापस लौटता है। वहीं लॉरा का लेटर पढ़ने के बाद यूरी भी म्यूजिक से भागना बंद करता है और फिर से सिंगिंग और म्यूजिक की तरफ लौटने लगता है। कोई की वजह से तीनों ब्रदर्स धीरे धीरे अपने गिल्ट और ग्रीफ से बाहर निकलकर फिर से अपने ड्रीम्स के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद रेन, डियोन और यूरी का बर्थडे आता है। उनकी माँ सेलिब्रेशन के लिए स्वीट्स खरीदने बेकरी जाती है। संयोग से उसी समय कोई की माँ भी उसी बेकरी में मौजूद होती है और बातचीत के दौरान कैजुअली बताती है कि आज उसकी बेटी का भी बर्थडे है। लेकिन भाइयों की माँ को ये अंदाजा नहीं होता कि जिस बेटी की वह बात कर रही है वह कोई है। बाद में कोई की माँ उसके अपार्टमेंट पर स्वीट्स लेकर आती है। इस बार वह उससे काफी प्यार और सॉफ्टनेस के साथ बात करती है, लेकिन कोई अभी भी उसके साथ पहले जैसी डिस्टेंस बनाए रखती है। उसने अब यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ बिताना चाहती है जिनके साथ उसे सच में सेफ्टी, रिस्पेक्ट और अपनापन महसूस होता है। उसी शाम कोई, रेन, डियोन और यूरी के घर जाती है और सभी मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पूरा घर लाफ्टर और वार्मथ से भरा होता है। कभी अकेले रहने की आदत डाल चुकी कोई आज खुद को पहली बार ऐसे लोगों के बीच पाती है जिन्हें वह अपना कह सकती है। आखिर में कोई अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला करती है। वह तय करती है कि अब वह इसी फैमिली के साथ रहेगी और इन्हीं लोगों को अपना घर मानेगी। इतने सालों तक जिस फैमिली और अपनापन की कमी उसे महसूस होती रही, वह आखिरकार उसे यहाँ मिल चुका था। पहली बार कोई के पास सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा घर था जहाँ उसे सच में प्यार और केयर मिलती थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस स्टोरी का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था।